जरा सोचिए, साल 2009 में कोई एक अनजान शख्स आता है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? आज तक किसी को नहीं पता कि वो इंसान आखिर है कौन। न उनका कोई चेहरा है, न कोई असली नाम, और सच कहें तो हमें ये भी नहीं पता कि वो आज जिंदा भी है या नहीं। इक्कीसवीं सदी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर है क्या। इस आविष्कार का सबसे रहस्यमयी पहलू है इसका विशाल स्तर। स्क्रीन पर चमकता ये नंबर देखिए, $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। एक अज्ञात व्यक्ति ने, जो इंटरनेट की दुनिया में एक भूत के समान है, एक ऐसा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा कर दिया जिसकी वैल्यू आज $1 ट्रिलियन से अधिक है। एक ऐसी आर्थिक क्रांति जिसने बड़ी बड़ी सरकारों की नींद उड़ा दी और पारंपरिक संस्थानों को इसे चुनौती मानने पर मजबूर कर दिया। और ठीक यहीं से जन्म लेता है वो सवाल जिसने पिछले 15 सालों से दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। आखिर सातोशी नाकामोटो है कौन? जब भी हम बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं ना, तो असल में हम सातोशी के उसी विजन की बात कर रहे होते हैं। एक ऐसा पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसे अपना काम करने के लिए किसी भी सरकार, बैंक या बिचौलिए की कोई जरूरत ही नहीं थी। इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2008। आपको याद होगा, ये वो भयानक दौर था जब दुनिया के बड़े बड़े बैंक ताश के पत्तों की तरह ढहरे थे। आम इंसान की जिंदगी भर की कमाई रातों रात स्वाहा हो रही थी और पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम से लोगों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। और ठीक इसी मायूसी के अंधेरे में किसी ने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा, क्या होगा अगर हमें इन बैंकों की जरूरत ही ना पड़े? अचानक से एक नई बैंक फ्री व्यवस्था का आइडिया बहुत ही आकर्षक और जरूरी लगने लगा था। लेकिन बिना बैंक के डिजिटल पैसे भेजना इतना भी आसान नहीं था। सातोशी के सामने एक बहुत बड़ी गणितीय दीवार थी जिसे डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये चुनौती इस बात की थी कि कैसे रोका जाए कि कोई एक ही डिजिटल कॉइन को 2 बार खर्च न कर दे, वो भी बिना किसी बैंक के चेकिंग के। पिछले 30 सालों से दुनिया भर के अर्थशास्त्री और कंप्यूटर साइंटिस्ट इस समस्या से जूझ रहे थे और फेल हो रहे थे। लेकिन फिर अक्टूबर 2008 में किसी ने इस पहेली को सुलझा लिया। अगर हम इस घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखें तो चीजें किसी थ्रिलर फिल्म की तरह तेजी से आगे बढ़ती हैं। 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाम के एक अनजान ईमेल से इंटरनेट पर एक व्हाइट पेपर सामने आता है। फिर कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2009 में बिटकॉइन का पहला ब्लॉक, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, माइन किया जाता है। नेटवर्क चालू हो जाता है और उसके कुछ ही समय बाद सितंबर 2010 में ये क्रिएटर अचानक से इंटरनेट की दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाता है। अब जरा उस पहले जेनेसिस ब्लॉक पर गौर कीजिए। सातोशी ने इसके कोड में एक बहुत ही गुप्त और राजनीतिक रूप से प्रेरित संदेश छिपाया था। द टाइम्स, चांसलर बैंकों के लिए दूसरे बेल आउट के कगार पर। ये उस दिन के एक ब्रिटिश अखबार की असली हेडलाइन थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये केवल कोई कोडिंग का एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये उस समय की चरमराती बैंकिंग व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा और तीखा तंज था। लेकिन फिर 2010 आते आते अचानक सब शांत हो जाता है। सातोशी एक बिटकॉइन डेवलपर को अपना आखिरी संदेश भेजते हैं। वो लिखते हैं, मैं अब अन्य चीजों की ओर बढ़ गया हूँ, बस। इसके बाद सातोशी नाकामोटो का वजूद इंटरनेट से पूरी तरह मिट जाता है। कोई और फोरम पोस्ट नहीं, कोई जवाब नहीं। वो हमेशा के लिए एक रहस्य बन गए। भले ही सातोशी चले गए, लेकिन वो अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ गए जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। 1.1 मिलियन, ये सातोशी के वॉलेट में मौजूद उन बिटकॉइंस की संख्या है जिन्हें आज तक छुआ भी नहीं गया है। 2009 में जब शुरुआत में सातोशी ने जो कॉइन माइन किए थे, वो आज तक बिल्कुल वैसे ही पड़े हैं। इस वॉलेट से एक भी बिटकॉइन कभी बाहर नहीं निकाला गया। और अगर इस सोए हुए वॉलेट की आज के डॉलर के हिसाब से कीमत लगाई जाए ना, तो ये लगभग $50 बिलियन बैठती है। जरा सोचिए, किसी के पास $50 बिलियन की संपत्ति पड़ी है और पिछले 15 सालों से उसने उसे छुआ तक नहीं है। ये सातोशी के अविश्वसनीय वित्तीय संयम को दिखाता है। अगर आज भी इन पैसों को निकालने की कोशिश करे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो जिंदा हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब सातोशी तो चले गए, लेकिन अनजाने में वो अपने पीछे कुछ फोरेंसिक सुराग छोड़ गए।
और इन्हीं सुरागों के आधार पर जासूसों और पत्रकारों ने उनका एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाने की दिन रात कोशिश की। इन सुरागों में शामिल है उनकी बेदाग अंग्रेजी, जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग का एक अजीब सा मिश्रण था, उनका कोडिंग स्टाइल जो एकदम एक्सपर्ट लेवल का था। इंटरनेट पर उनके पोस्ट करने का समय इतना अनियमित था कि किसी एक टाइम जोन का अंदाजा लगाना ही नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, अपनी प्राइवेसी को लेकर उनका जुनून। तो फिर इन सुरागों ने दुनिया को किन संदिग्धों तक पहुंचाया? जांच के रडार पर कुछ मुख्य नाम सामने आए। निक साबो, जिन्होंने बिटकॉइन से पहले बिटगोल्ड नाम की एक तकनीक बनाई थी, लेकिन उन्होंने सतोशी होने से बार बार इनकार किया है। क्रेग राइट, जिन्होंने खुलेआम खुद को सतोशी बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स ने उनके दावों की धज्जियां उड़ा दी। फिर आते हैं हैल फिन्नी, जो बिटकॉइन रन करने वाले पहले व्यक्ति थे। 2014 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके खिलाफ सबूत सिर्फ परिस्थितिजन्य हैं। और एक थ्योरी है द कमिटी की, यानी सतोशी कोई एक इंसान है ही नहीं, बल्कि कई क्रिप्टोग्राफर्स का एक ग्रुप है। लेकिन सच कहूं तो आज तक इनमें से कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। पता है इस पूरी कहानी को एक बेहतरीन थ्रिलर क्या बनाता है? इंसानी फितरत और सातोशी के बर्ताव के बीच का ये जमीन आसमान का फर्क। आमतौर पर कोई भी आविष्कारक क्या चाहता है? नाम, शोहरत, पेटेंट का क्रेडिट और बहुत सारा पैसा। लेकिन सातोशी, वो इसके एकदम उलट थे। वो पूरी तरह से गुमनाम रहे, अरबों की संपत्ति को लावारिस छोड़ दिया और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम को बनाने में लगाया। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर अहंकार या लालच नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और ये निस्वार्थ भाव इसलिए था क्योंकि सातोशी के लिए ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या तकनीक नहीं थी, ये एक पूरा दर्शन था। उनका ये कोट इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। उनका मानना था कि हमारी जो पारंपरिक मुद्रा है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है वो भरोसा जिस पर वो टिकी होती है, और केंद्रीय बैंकों का इतिहास उसी भरोसे को बार बार तोड़ने से भरा पड़ा है। उनका विजन साफ था, एक ऐसी प्रणाली बनाना जिसमें किसी केंद्रीय सत्ता पर भरोसा करने की मजबूरी ही जड़ से खत्म हो जाए। और उनका ये विजन कितना कामयाब हुआ, ये हम आज अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज पूरी दुनिया में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल साल्वाडोर जैसे देश ने तो इसे अपनी ऑफिशियल लीगल करेंसी तक मान लिया है। वेनेजुएला जैसी जगहों पर लोग भयंकर महंगाई से अपनी सेविंग्स बचाने के लिए इसका सहारा लेते हैं, और शरणार्थी बिना किसी बॉर्डर या पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम की रुकावट के अपने पैसे ट्रांसफर कर पा रहे हैं। सतोशी ने गुमनामी में रहकर एक ऐसा टूल बनाया जो आज सच में दुनिया बदल रहा है। और अब आता है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और गहरा ट्विस्ट। सातोशी का अचानक से गायब होना कोई गलती या सिस्टम की खामी नहीं थी। सच तो ये है कि उनका गायब होना ही इस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण फीचर था। जरा सोचिए, अगर सातोशी आज भी मौजूद होते तो वो इस नेटवर्क की एक अथॉरिटी या नेता बन जाते, लेकिन उनके पूरी तरह से हट जाने से ये नेटवर्क सच में विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। इसे जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए अब किसी सातोशी की कोई आवश्यकता ही नहीं बची। इस रहस्य का रोमांच तब और भी बढ़ जाता है जब दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां भी घुटने टेक देती हैं। साल 2015 की बात है, FBI ने बिटकॉइन की बहुत गहराई से जांच की। इसके क्रिएटर को ढूंढ निकालने की पूरी ताकत झोंक दी गई, लेकिन नतीजा क्या निकला? बिल्कुल शून्य। दुनिया की सबसे एडवांस्ड और ताकतवर कानून प्रवर्तन एजेंसी भी इंटरनेट के इस भूत सातोशी नाकामोतो को नहीं ढूंढ पाई। तो इस पूरी उलझी हुई लेकिन शानदार यात्रा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या सातोशी की असली पहचान जानना वाकई मायने रखता है? सोचिए, अगर हम कभी इस रहस्य को सुलझा भी लें तो क्या हम उस आज़ादी और उस डिसेंट्रलाइजेशन को ही खत्म नहीं कर देंगे जो सातोशी हमें देना चाहते थे? शायद दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि सत्ता की ज़रूरत को ही खत्म कर देना है। सातोशी नाकामोतो कौन है, ये शायद हम कभी न जान पाएं, और शायद यही उनके इस मास्टरपीस का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।